गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर की जो महिलाएं थीं, वो विज्ञान को कितना मानती थी, विज्ञान का उन पर कितना प्रभाव था, और उनके किरदारों में, और उन्होंने जो चीज़ें उस समय शुरू की, जो आज आपने लिखा म्योनी, हम क्या कहते हैं, क्या खाते हो, मोमो खाते हो बच्चों, आप खाते हो, उसके साथ वाइट वाइट क्या होता है, वो क्या है? हमारे जो भी पुराण हैं, हमारी जो भी कहानियां हैं, उसमें अगर आप विज्ञान और स्टोरी टेलिंग देखेंगे बहुत कमाल की है, उतना कहीं नहीं दिखती। जैसे रामायण का एक उदाहरण है, सबको मतलब वो शुरू से मान के चलते हैं आप भगवान का अवतार है, सब कुछ है, लेकिन जो कहानी स्टोरी टेलिंग होती है, जो आपको एंटी क्लाइमेक्स चाह होता है, जहाँ हीरो विलेन को हराने से पहले ऐसा लगता है कि हार जाएगा, लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वो बेहोश है, राम दुखी हैं, कोई चमत्कार नहीं होता, दवाई आती है, डॉक्टर आता है, तब ठीक होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग के लिहाज से बहुत कमाल की चीज है, और वो भी नहीं है कि आपने चमत्कार दिखा दिया और हो गया। तो कोई भी पुराण, कोई भी मिथक अगर आप इस नजर से देखना शुरू करेंगे तो आपको सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। और विज्ञान की बात करते हैं तो पहली जो टेक्स्ट बुक साइंस की हिंदी बांग्ला में लिखने की जो कोशिश कर रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उसके अलावा साइंस के बहुत सारे अनुवाद किए हैं स्वर्ण कुमारी देवी ने, और एक बहुत प्रचलित शब्द है ज्वालामुखी। तो संस्कृत का एक शब्द था अग्निगिरी। अब अग्निगिरी जब आप बोलते हैं आपके दिमाग में एक इमेज नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही आप ज्वालामुखी बोलेंगे तो आपके दिमाग में पहाड़ की इमेज बन जाती है कि जिसके ऊपर से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली हैं, क्योंकि विज्ञान विदेश में जैसे कुछ ढूंढा गया, हमारी भाषा के लिए हमको नए शब्द चाहिए होते हैं, वरना फिर वही होगा कि उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है, या फिर जैसा कॉमेडी हो जाती है कि क्रिकेट के लिए आपने एक लंबा सा कुछ बना दिया और फिर आप उसको चुटकुले की तरह सुनाते हैं, तो उससे वो किया। मेयोनीज तो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके पूरे परिवार में कई सारे लोगों ने खाने पर काम किया। मेयोनीज, दालमोट, क्रैब, केक्स, बिस्किट्स, इन सारी चीजों को विदेश पूरा जाते रहते थे, अलग अलग समय पर अलग अलग सदस्य विदेश गए, वहां से वो मेन्यू और रेसिपी कलेक्ट करते थे, भेजते थे, वहां पे डेवलप करते थे। तो एक प्रज्ञा सुंदरी देवी उनका नाम है। तो प्रज्ञा ने बहुत सारे जो कुकबुक है, भारत की पहली कुकबुक जिसको बोल सकते हैं, प्रॉपर 3 खंडों में लिखी। एक में वेज है, एक में नॉन वेज है, एक में स्नैक्स और वो सारी चीजें। तो 3 खंडों में उन्होंने पूरा उसको डिवाइड किया, और बहुत सोच समझ के लिखी गई किताब है कि रात में क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे 1903 का जो उनका मेन्यू है उसमें मेयोनीज का जिक्र है। मतलब हमने मेयोनीज बहुत दशक 2 दशक पहले लोकप्रिय होते देखी, जब मोमोज ही लोकप्रिय, तब हमको पता चला मेयोनीज नाम की कोई चीज है, लेकिन उनके परिवार मेयोनीज तब से चल रही थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और एक बहुत मजेदार वो है, कहते हैं ना, हर जीनियस के अंदर थोड़ी सी सनक होती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मामले में वो सनक जो थी वो खाना था। अच्छा। हाँ, उनको किसी ने बोल दिया कि लहसुन खाना चाहिए, उससे जो है हार्ट ठीक रहता है। सुबह दोपहर शाम लहसुन के पकौड़े, लहसुन की कचौड़ी, लहसुन की चटनी। एक समय पर बोल दिया कि कच्चा खाने से बहुत अच्छा होता है, तो कद्दू तक भी उन्होंने कच्चा खाया। इन्होंने जो किताब लिखी है सूफी वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और उनकी दोस्ती का जिक्र आता है। तो एक बार वो गिलास में कुछ पी रहे थे, जगदीश चंद्र बोस आए और उन्होंने कहा, उन्होंने वो पीते रहे, जगदीश चंद्र बोस को पूछा तक नहीं। बोस आपको बड़ा बुरा लग गया, बाद में पता चला वो गिलास भर के नीम का जूस पी रहे थे। तो इस तरह का बहुत कुछ आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको मैं पहले ही बोला कि आप अपने आसपास ही अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो जो निराभास डी का शेर है ना, घर से निकलोगे तो दुनिया खूबसूरत है, वो तो अपने आसपास मोबाइल से बाहर निकलेंगे तो दुनिया में बहुत कुछ ढूंढने के लिए मिलेगा। मोबाइल से बाहर निकलिए। डॉक्टर मेहर, सूफी साइंटिस्ट, जब आपने इन 2 महान लोगों के बारे में लिखा तो उन्हें सूफी क्यों कहा? ये तो किताब पढ़ने से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। किताब पेंगुइन ने प्रकाशित की है और मुझे लगता है कि आप सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब इसलिए नहीं कि एक लेखक कह रहा है, किताब का लेखक कह रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने देश के जो महान लोग हैं उनके बारे में और जानना चाहिए।
और उन महान लोगों में से बहुत सारे जो महान लोग हैं उनमें से एक जगदीश चंद्र बोस भी हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अपने समय का सबसे महान भारतीय भी कहा है, इस पर चर्चा हो सकती है। वो एक महान पॉलीमैथ थे, लेकिन कम से कम हमारी पीढ़ी को उन सब के बारे में जानना चाहिए। जो संक्षेप में अगर मैं बोलूँ तो वो इसलिए मैंने उनको साइंटिफिक सूफी कहा क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ज्ञानार्जन के लिए लगे रहे। उन्हें उस बीच में इतने सारे ऑफर्स मिले और वो ऑफर्स सिर्फ उनकी हाँ कहने तक थे और उनकी तमाम पीढ़ियाँ बैठे बैठे खाती और ऐसे बहुत सारे ऑफर्स उन्हें लगातार मिलते रहे कई सालों तक, लेकिन उन्होंने कभी हाँ नहीं कही। सिर्फ एक, वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं ज्ञान की खोज में भटकता हुआ एक यात्री हूँ और मेरा पैसे कमाने से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो वो किताब पढ़ने से आपको समझ में आएगा, उनकी जीवन के बारे में पढ़ने से समझ में आएगा कि एक आदमी, जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि कई लोगों के जीवन में संघर्ष होते हैं और संघर्ष होते हैं, लेकिन कई लोग संघर्ष चुनते हैं। और मुझे लगता है कि जगदीश चंद्र बोस ने संघर्ष चुना था और पूरी जिंदगी चुनते रहे वो। तो इसीलिए मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आज भी किताब लिखे बहुत समय हो गया, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ना चाहिए लोगों को। और विनम्र विद्रोही? विनम्र विद्रोही की भी कहानी वही है कि जब हम किताब लिख रहे थे तो हमने करीब 15 से ज़्यादा ड्राफ्ट हमने डिलीट किए। वो इसलिए क्योंकि रामानुजन की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें प्रमुख हैं, एक तो फ्रस्ट्रेशन और दूसरा मैथमेटिक्स। और इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कि उस ज़माने से लेकर के आज के ज़माने तक के बहुत सारे, मतलब मैं कहूँ कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो समझ में नहीं आती। और फ्रस्ट्रेशन कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो हम जब किताब लिख रहे थे तो हमें लग रहा था कि आखिरकार इस किताब को फिर क्यों पढ़ना चाहेगा कोई, और क्यों हम पढ़ाएं ये किताब हमारे अपने जो युवा हैं उनको। तो फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ एक ऐसा तार है वो जो जोड़ता है उनकी पूरी ज़िंदगी को, वह है संघर्ष। वो जो एक महान आदमी है अपनी गणित के कारण, लेकिन वो आदमी बहुत विनम्र है, बहुत बहुत विनम्र है। लेकिन सिर्फ विनम्र नहीं है, उसने अपनी परिस्थितियों से, अपनी सफरिंग से विद्रोह भी किया है। और वो इतना प्रबल है विद्रोह कि उसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। जब मैं देखता हूं कि हमारे युवा अक्सर बोलते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं मानसिक रूप से मैं ठीक नहीं हूं, मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को पढ़ना चाहिए और हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें मिलती है प्रेरणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।